उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध करना, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का वर्णन करना, प्राथमिक क्षेत्र के महत्व की व्याख्या करना, बेरोजगारी को परिभाषित करना और इसके प्रकारों को वर्णन करना। वर्गीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था में कई आर्थिक गतिविधियां विद्यमान होती हैं, कुछ वस्तुओं का उत्पादन, कुछ सेवाएं प्रदान करना आदि। वर्गीकरण 3 प्रकार होता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित और असंगठित क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। सम्मिलित आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण। प्राथमिक क्षेत्र। जब प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्रत्यक्ष उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण: कपास की खेती, खनन, मत्स्य पालन आदि। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र में भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र के उत्पाद आगे के उत्पादों का आधार है। द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक में वे गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। विनिर्माण प्रायः मशीनों के उपयोग से किया जाता है, अर्थात औद्योगिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। इसलिए द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उदाहरण: गन्ना से चीनी का विनिर्माण, धागा काटने के लिए कपास का उपयोग आदि। तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। सेवाएं वे क्रियाकलाप हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के कामकाज और विकास में सहायता करती हैं। 3 क्षेत्रकों की तुलना। प्रत्येक आर्थिक गतिविधि एक या दूसरे क्षेत्रक में पड़ती है। सभी क्षेत्रकों में भारी संख्या में कर्मचारी होते हैं और वे बड़ी संख्या में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गिनती कैसे करते हैं और प्रत्येक क्षेत्रक में कुल उत्पादन का कैसे पता लगाते हैं? वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वास्तविक मात्रा जोड़ने के बजाय वस्तु और सेवाओं का मूल्य जोड़ना जाना चाहिए, क्योंकि मात्रा जोड़ना एक कठिन कार्य होगा, लगभग असंभव। एक सावधानी बरती जानी चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम मूल्य में पहले से ही अंतिम वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य सम्मिलित होता है। उदाहरण: एक किसान आटा मिल को 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं बेचता है। मिल गेहूं की पिसाई करके एक ब्रेड कंपनी को 18 रुपये किलो के हिसाब से आटा बेचती है, जो ब्रेड बनाने के लिए उसमें आटा, चीनी, तेल आदि का उपयोग करता है और ब्रेड को 25 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेचती है। ब्रेड अंतिम उत्पाद है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग पूरी तरह से अंतिम उत्पाद में हो जाता है। अंतिम उत्पादित वस्तु में पहले से ही उन सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है जिनका उपयोग उसे बनाने में होता है। इसी प्रकार से उत्पादन में सभी मध्यवर्ती वस्तुओं, गेहूं और चीनी के मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। यदि सभी वस्तुओं का मूल्य को जोड़ा जाना है तो हम एक ही मूल्य को कई बार जोड़ लेंगे। दोहरी गिनती की समस्या कहा जाता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के लिए उस क्षेत्रक का कुल उत्पादन बताता है। सकल घरेलू उत्पाद। यदि हम उनको जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ष के भीतर देश के भीतर होने वाला कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इस सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी से अर्थव्यवस्था का आकार प्रदर्शित होता है।
सकल घरेलू उत्पाद जितना उच्च या अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी होगी। भारत में जीडीपी की गणना का कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। विकास के प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक के रूप में उभरा। जैसे जैसे कृषि पद्धतियों में परिवर्तन हुए, कृषि क्षेत्रक पहले से अधिक अनाज के उत्पादन द्वारा समृद्ध होने लगा। बहुत से लोगों ने अन्य गतिविधियों को अपनाया। व्यापारियों ने शिल्पकारों की संख्या में वृद्धि हुई और खरीदने और बेचने की गतिविधियों में भी कई गुना वृद्धि हुई। लंबे समय से विशेष रूप से विनिर्माण के नए तरीके सामने आए, कारखाने स्थापित हुए और उनमें विस्तार हुआ। कुल उत्पादन और रोजगार के मामले में द्वितीयक क्षेत्रक सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी अर्थात प्रभावशाली बन गया। पिछले 100 वर्षों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रकों की ओर अधिक स्थानांतरण हुआ है। अधिकतर लोग अब तृतीयक क्षेत्रक में लगे हैं। आईटी क्षेत्रक की नौकरियां अब उच्च वेतन का भुगतान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अधिकतम मूल्य संवर्धन हुआ है और तृतीयक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? ग्राफ के अध्ययन से उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्रक के बढ़ते हुए महत्व का पता चलता है। 2013 में यह कृषि क्षेत्र को उसके स्थान से हटा जीडीपी के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। भारत में तृतीयक क्षेत्रक के इतने महत्वपूर्ण बनने के कारण प्रत्येक देश में अस्पताल, बैंक, स्कूल आदि की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में बुनियादी सेवाओं के विस्तार से तृतीयक क्षेत्रकों के उत्पादन और मूल्य संवर्धन हो रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रकों के विकास से सेवाओं में सुधार और विस्तार होता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, लोगों में कुछ वर्ग केवल बुनियादी सुविधाएं जैसे पर्यटन, शॉपिंग, फूड जॉइंट्स आदि की अधिक मांग करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र के मूल्य संवर्धन के लिए अधिक और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की मांग करते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी जैसे नए उद्योगों की खोज और विस्तार महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? अधिकांश लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्रक जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। इस प्रकार का बदलाव रोजगार के मामले में क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में पर्याप्त नौकरियां सृजित नहीं की गई थीं। 1973 से 2012 तक यद्यपि औद्योगिक उत्पादन और तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन क्रमशः 9 और 14 गुना बढ़ गया, रोजगार क्रमशः 2.5 और 3 गुना ही बढ़ा। प्राथमिक क्षेत्रक अब भी सबसे बड़ा नियोक्ता है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में बहुत कम नौकरियां सृजित हुई थीं। इसका अर्थ है कृषि क्षेत्रक में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे सब अर्धनियोजित हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार का अर्धनियोजन प्रच्छन्न है और इसलिए इसे छद्म और प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी जब किसी व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता और इच्छा होती है, परंतु फिर भी उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है, उस स्थिति को बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। बेरोजगारी के प्रकार: प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, गोचर बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी
कृषि क्षेत्र में किसान बिजाई और फसल कटाई के बीच की अवधि में बेरोजगार रहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी यह बाजार में मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। बरसात के मौसम में छातों की मांग बढ़ जाती है, जबकि अन्य मौसमों में यह कम हो जाती है। इसलिए छातों को बनाने वाली चक्रीय रूप में बेरोजगार रहते हैं। गोचर बेरोजगारी यह शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में देखी जाती है। एक व्यक्ति के पास क्षमता है और इच्छा है, लेकिन देश नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने में विफल रहता है। अधिक रोजगार का सृजन कैसे हो? कृषि क्षेत्र में सरकार को यह करना चाहिए: सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना। वैकल्पिक रूप से सरकार प्रत्यक्ष रोजगार के और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने वाले बांधों, नहरों या अन्य सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण को वित्त पोषित कर सकती है। किसानों की बेहतर देखभाल करने के लिए परिवहन और भंडारण पर धन व्यय करना। निर्धन किसानों की सहायता के लिए अधिक बाजारों और अनुदान का प्रबंध करना। एक अन्य उपाय है कृषि संबंधित उद्योगों और सेवाओं की स्थापना करना, जैसे कोल्ड स्टोरेज, दाल मिल आदि। अन्य क्षेत्रों में सरकार को चाहिए कि अधिक स्कूल बनाए। अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख नौकरियां सृजित की जा सकती हैं। स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में सुधार से और अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा नामक एक कानून बनाया है, जिसमें संविधान में स्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में से एक कार्य के अधिकार अनुच्छेद 41 को लागू किया गया है। नरेगा के अंतर्गत जो लोग काम करने के सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है, उन्हें सरकार वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। यदि सरकार रोजगार प्रदान करने के इस कर्तव्य में विफल रहती है, तो यह उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। स्वामित्व और संगठन के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक गतिविधियों के संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक यह उन उद्यमों या कार्यस्थलों को सम्मिलित करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं और लोगों को काम का आश्वासन होता है। वे सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। वे सरकार के नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण: कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। असंगठित क्षेत्रक ये छोटी और बिखरी हुई इकाइयां होती हैं। ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं और नियमों और विनियमों का पालन नहीं करती हैं। नौकरियों में भुगतान कम और अनियमित होता है। नौकरी सुरक्षित नहीं होती है और उनसे कोई लाभ भी नहीं जुड़ा होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और समर्थन की आवश्यकता है। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियां सरकार के स्वामित्व में होती हैं और सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण: रेलवेज। उनका उद्देश्य सार्वजनिक और सामाजिक कल्याण होता है। निजी क्षेत्रक निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों और कंपनियों के हाथों में होता है। उदाहरण: टिस्को। उनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। विभिन्न बुनियादी संरचना विकास परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है और प्रतिलाभ भी बहुत कम होता है। इसके लिए निजी क्षेत्रक इसमें निवेश करने के बहुत कम इच्छुक होते हैं। सारांश:
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्राथमिक क्षेत्रक, जब हम प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यह प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। इसे कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक, विनिर्माण के विभिन्न उपायों से प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक, इन गतिविधियों से स्वयं किसी वस्तु या उत्पादन नहीं होता है, परंतु वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता या समर्थन प्रदान करते हैं और इन्हें सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सकल घरेलू उत्पादन, किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उस वर्ष के लिए उस क्षेत्र का कुल उत्पादन प्रदान करता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब काम के लिए आवश्यक लोगों की तुलना में अधिक व्यक्ति उसी काम में लगे हों, तो उसे प्रच्छन्न या छद्म बेरोजगारी कहा जाता है। लोग अपनी दक्षता से कम कार्य करते हैं,